है ना, आपका क्लियर है स्टैटिक इन डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि हमने स्टैटिक डिफॉल्ट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे, है ना, तो अगर मैं बात करूं कि स्टैटिक के एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, क्या क्या फ़ायदे हैं उसमें हमें, तो स्टैटिक राउटिंग इज अ मैनुअल राउटिंग, राइट, मैनुअल राउटिंग है। तो इसमें कोई आपस में किसी भी तरह के पैकेट शेयर नहीं होते, अपडेट शेयर नहीं करते, दे विल नॉट कंज्यूम बैंडविड्थ एंड राउटर मेमोरीज, राइट, प्रोसेसिंग स्पीड, तो वो कंज्यूम नहीं करते, ठीक है। और एक मैनुअल राउटिंग है, सब कुछ आपको मैनुअली डिफाइन करना है डेस्टिनेशन, तो ये इसके फ़ायदे हैं, मतलब राउटर की मेमोरी पे लोड नहीं देता है ना, आप पाथ किस पाथ से भेजना चाहते हैं डेटा को, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, राइट। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लार्ज नेटवर्क में यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज़ आपको मैनुअली डिफाइन करनी है, ठीक है। और अगर एक बेस्ट पाथ फेल हो जाता है तो सेकंड बेस्ट पाथ को चूज़ नहीं करता हो, ठीक है। इसी जैसे एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग। तो स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग जो बेस्ट पाथ चूज नहीं करता उसी के लिए कॉन्सेप्ट है, तो वो अब हम बात करेंगे जब एडी डिस्कस कर लें। एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं एडमिशन डिस्टेंस, तो उस एडी को कम या ज़्यादा करके हम अल्टरनेट पाथ को चूज करा सकते हैं स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। वो एक डिफरेंट मेथड है जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग, स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग, ठीक है। तो आप जो हमें स्टार्ट करना है वो है डायनेमिक राउटिंग, राइट। डायनेमिक राउटिंग अगर हम बात करें कि कैसे काम करती है, तो आप बहुत इजी में समझाऊं व्हाट इज द डायनेमिक राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग में क्या करते हैं, हर राउटर आपस में अपने नेबर राउटर को अपडेट देते हैं। कौन से अपडेट, राउटिंग अपडेट देते हैं। जैसे आपने 5 राउटर्स रखे हुए, राइट, देयर फॉर 5 राउटर्स, सो हर एक राउटर के पास एक राउटिंग टेबल की कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को डिफॉल्ट होती है, तो एवरी राउटर नो देयर कनेक्टेड नेटवर्क्स, right, so what they do in dynamic routing, they share the update to their neighbor, right। तो मैं क्या करूंगा, अपने नेबर को अपडेट शेयर करूंगा और नेबर मुझे राउटिंग अपडेट शेयर करेगा, और जो कुछ भी मुझे नेबर ने भेजा मैं अपने नेबर को भेज दूंगा और उसका नेबर वो उसके नेबर को भेजेगा, राइट। सो इसी तरह हॉप बाई हॉप, नेबर बाई नेबर, दे शेयर द अपडेट, अपडेट शेयर करते हैं, राउटिंग अपडेट शेयर करते हैं, तो फाइनली हर एक राउटर के पास जितने भी रिमोट नेटवर्क है उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। तो ये सब अपने आप होगा, बट हमें क्या देखना होता है कि ये प्रोसेस कैसे हो रही है और इसमें आप किस तरह से किन चीज़ों को चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जो डायनेमिक राउटिंग में आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। एक डायनेमिक कैटेगरी का प्रोटोकॉल है जो बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम को यूज करता है अपना बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए, राइट। और एक बेलमन फोर्ड एक बंदे का नाम है जिसने डिस्टेंस वेक्टर को बनाया था, तो हम इसको बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम या डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम हम बोल देते हैं, राइट। तो डायनेमिक कैटेगरी में तीन, आप डायनेमिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से डिस्टेंस वेक्टर एक कैटेगरी है। उसी तरह दूसरी कैटेगरी क्या है जिसको बोलेंगे डुअल या हाइब्रिड, राइट। थर्ड कैटेगरी क्या है हमारा, लिंक स्टेट। अगर आपको ध्यान हो, एक मैंने आपको चार्ट बताया था, तो उस चार्ट में आप किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल जब स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो किस कैटेगरी का है, राइट। ये पता होना जरूरी है, इससे आप क्या कर सकते हैं, उस राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरीज आपको पता चलेगी, उसकी प्रॉपर्टीज पता चलेगी, है ना। जैसे डिस्टेंस वेक्टर रिप है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, देखो ये जितने भी डायनेमिक राउटिंग है ये काम एक ही करते हैं, बट इनका काम करने का जो तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है, राइट। तो अब कौन सी जगह पे कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल हमें यूज करना चाहिए, ये उनकी प्रॉपर्टीज देखने के बाद आपको समझ में आएगा, राइट। आप फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपको यहाँ से गुड़गांव जाना है, यू वांट टू गो इन गुड़गांव, सो यू कैन टेक ए कार, यू कैन टेक ए बाइसिकल, यू कैन टेक ए ट्रक, लाइक यू कैन टेक मेट्रो, फ्लाइट, शिप, बहुत सारी चीज़ें जिस पर आप गुड़गांव जा सकते हैं, राइट। अब जैसे आपको गुड़गांव जाना है तो डेफिनेटली आप बाइक या कार प्रेफर करेंगे, लेकिन मान के चलो आपको यूएस जाना है तो आप फ्लाइट प्रेफर करेंगे, है ना। तो क्या हुआ, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को हमने सेलेक्ट किया, तो आप सेलेक्ट क्यों कर पाए, क्योंकि आपको इन सब की प्रॉपर्टीज़ पता है, ये कैसे काम करते हैं, है ना। आप जैसे आपको यहाँ से गुड़गांव जाना है तो डेफिनेटली आप फ्लाइट तो नहीं लेंगे, है ना। तो अब जैसे आपको यूएस जाना है तो डेफिनेटली आप साइकिल तो नहीं लेंगे या फिर कार तो नहीं लेंगे, आप बाइक तो नहीं लेंगे, बात समझ में आया। तो ये सारे एक ही काम कर रहे हैं कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, राइट, आपको रास्ता बता रहे हैं। तो सेम राउटिंग प्रोटोकॉल का है, तो जितने भी डायनेमिक राउटिंग है, राइट, तो हमारे पास मल्टीपल टाइप के डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, इन सब का एक जो काम है वो सबका सेम है,
क्या है, रिमोट नेटवर्क तक जाने का बेस्ट पाथ पता करना, कैलकुलेट करना और राउटर की राउटिंग टेबल में उसको बिल्ड कर देना, राइट। इसी को हम बोलते हैं लेयर 3 कनेक्टिविटी, राइट। क्योंकि एप्लीकेशन लेयर 3 कनेक्टिविटी यूज करके अपने डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, राइट। ये आपको पहले ही बता चुका हूं, विदाउट लेयर 3 कनेक्टिविटी डेटा लेयर काम नहीं कर सकता। तो आप इनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, राइट। तो कंट्रोल प्लेन में जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल हैं वो आ जाते हैं, जैसे ओएसआई आपने पढ़ा ना 7 लेयर, उसी तरह इनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं नेटवर्क लेयर को, मतलब इसको एक होगा कंट्रोल प्लेन, एक होगा डेटा प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन का मतलब होगा जो आपको पाथ बताएगा उसको बोलेंगे कंट्रोल प्लेन, कंट्रोल प्लेन। जैसे कि जितनी भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, रिप, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, ओएसपी, बीजीपी, ये सब कंट्रोल प्लेन के अंदर आएंगे, राइट। तो कंट्रोल प्लेन क्या करेगा, लेयर 3 कनेक्टिविटी बनाएगा, और डेटा प्लेन क्या करेगा, उस लेयर 3 कनेक्टिविटी को यूज करके कम्युनिकेट कराएगा, डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, उसी लेयर 3 कनेक्टिविटी को यूज करके। तो इतना तो आपको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, हम एक तरह से नेटवर्क में लेयर 3 कनेक्टिविटी रीचेबिलिटी समझते हैं कि वो किस तरह से रीचेबिलिटी होगी ताकि एप्लीकेशंस काम कर सके, राइट। क्योंकि बेसिकली नेटवर्क का यूज क्या है, एप्लीकेशन का ही यूज है, डेटा को ट्रांसफर करने का ही यूज। जैसे रोड है, राइट, रोड का मेन पर्पस क्या है, उस पर आप गाड़ी चलाएं, गाड़ी ड्राइव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लेकिन आपके पास जब गाड़ी नहीं हो तो रोड किसी काम के नहीं है ना। आप जैसे रोड नहीं है तो गाड़ी कहाँ चलाएंगे आप, दोनों चीजें जरूरी है, राइट। तो कोई भी बेस्ट नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सॉफ्टवेयर बेस्ट है इधर नेटवर्क बेस्ट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। सो ठीक है, अभी भी इंटरनेट नहीं आया, ऐसे नॉर्मली वर्बली बात करते हैं, ठीक है। सो जो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे वो होगा रिप। तो बेसिकली अगर मैं डायनेमिक राउटिंग तो समझ में आई ना, व्हाट द मीन डायनेमिक राउटिंग क्या है। डायनेमिक राउटिंग में क्या होगा कि थ्योरी ज़्यादा होगी, बहुत ईजी में समझाऊँ, थ्योरी ज़्यादा होगी, कॉन्फ़िगरेशन ईजी होगा, है ना। मतलब कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं होता, 4-5 कमांड देनी होती है, वो आपको हो जाएगा, राइट। लेकिन एक कमांड क्या कर रही है ये समझने में आपको पूरा थ्योरी आपको थोड़ा पढ़नी पड़ेगी, राइट। विदाउट थ्योरी वो कमांड क्या कर रही है उस राउटर पे, क्योंकि जब भी आप कोई कमांड या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं नेटवर्क हार्डवेयर पे, तो वो एक नेटवर्क पे इम्पैक्ट डालेगा, राइट। सो यू शुड टू नो अबाउट व्हाट द इम्पैक्ट बाय दिस कमांड। बात समझ में आया। तो ये विदाउट थ्योरी आपको नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो उसमें डायनेमिक राउटिंग में क्या होगा, थ्योरी ज्यादा होगी एंड कॉन्फ़िगरेशन इजी होगा, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग में क्या था, थ्योरी नहीं थी, थ्योरी कम थी, कॉन्फ़िगरेशन लंबा था, ठीक है। क्योंकि अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो 2-3 राउटर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर प्रोडक्शन नेटवर्क में 2-3 राउटर नहीं होते, राइट। वहां पे बहुत सारा बड़ा नेटवर्क होता है, नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसी तरह धीरे धीरे करके उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप समझ पाएंगे, राइट। किसी भी आप प्रोडक्शन नेटवर्क पे जाएंगे तो आपको 10, 20 या 50 राउटर्स या 100 राउटर तक भी मिल सकते हैं। अब 100 राउटर या 150 राउटर का एक नेटवर्क जो होगा वो काफी कॉम्प्लेक्स होगा, कई तरह के ट्रैफिक को कई दूसरे पास से भेजना होता है। जैसे एक चीज और अगर मैं बताऊं, अभी तक हमने क्या देखा कि राउटिंग टेबल में जो पाथ होगा सारे तरह के ट्रैफिक को उसी पाथ से भेजेगा वो। मान के चलो दो रास्ते हैं, है ना। अगर यहाँ से आप पिंग करेंगे, ऊपर वाला रास्ता बेस्ट है, फॉर एग्जांपल पिंग करेंगे तो भी ऊपर वाले पास से जाएगा, कोई फाइल ट्रांसफर करेंगे तो भी ऊपर वाले पास से जाएगा, अगर दो पीसी आपस में वॉइस कॉल करते हैं तो भी ऊपर वाले पास से जाएगा। तो वो क्या रहा है, सारे तरह का ट्रैफिक राउटिंग प्रोटोकॉल एक ही पाथ से भेजते हैं। हम प्रोडक्शन नेटवर्क में ऐसा तो कभी नहीं चाहेंगे, राइट। हम हमारा पर्पस क्या होगा कि अलग अलग तरह के ट्रैफिक को अलग अलग बेस्ट पाथ से ट्रांसफर करना, ताकि नेटवर्क को ऑप्टिमाइज किया जा सके, राइट। और नेटवर्क अच्छा परफॉर्म करेगा तो एप्लीकेशन भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। अगर नेटवर्क स्लो होगा तो एप्लीकेशन हमेशा स्लो रहेगी। बात समझ में आया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई एप्लीकेशन फास्ट खुल रहा है, एक स्लो खुल रहा है, तो उसका एक रीजन हो सकता है कि उसकी डेटा सेंटर है, उसको नेटवर्क को ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। बात समझ में आया। तो होता क्या है, अब देखो एक ही यूजर मल्टी टाइप का ट्रैफिक जनरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ तो मैं कौन सा ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ, मैं HTTPS ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ,
राइट। मैं कोई फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं एफटीपी ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ, मैं अगर पिंग कर रहा हूँ तो आईसीएमपी ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ, अगर मैं कोई मेल कर रहा हूँ तो पॉप3 आईमैप ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ। बात समझ में आया? तो हमारा नेटवर्क में पर्पस क्या होगा कि हम अलग अलग तरह के ट्रैफिक को अलग अलग पाथ से भेजें। जैसे आपके पास दो पाथ है, अब आप चाहते हैं कि अब जैसे मान के चलो एक कॉल सेंटर है, बीपीयू है, बीपीयू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैफिक कौन सा होगा? उसका वॉइप ट्रैफिक, राइट। वो हमेशा चाहेगा कि जब भी वॉइप ट्रैफिक आए तो उसके लिए एक डेडिकेट लिंक दी जाए ताकि बफरिंग ना हो, कस्टमर क्लियरली सुन सके। अगर बफरिंग होगी तो जैसे होता है, बफरिंग होगी तो प्रॉब्लम होगी, कस्टमर को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो कॉल हो रहे हैं वो बाय इंटरनेट से हो रहा है, भले आपने यहाँ से 4G से कॉल किया लेकिन वो आपको वॉइप ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। पसंद में आया? तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे दो लिंक है मेरे पास, तो मैं प्रेफर करूंगा कि जितनी भी वॉइप ट्रैफिक है वो लिंक 1 से जाए, रेस्ट ऑफ ट्रैफिक लिंक 2 से होके जाए, और वो ट्रैफिक एक ही यूजर को द्वारा जनरेट हुआ है, एक ही यूजर जनरेट कर रहा है। जैसे ऐसा मान के चलो कि मैं कंपनी में बैठा हूँ, अब अकाउंट ने क्या किया कि जब भी मेल कोई करे कंपनी से तो वो ISP 1 से होके जाए या लिंक 1 हो सके जाए। ये इंट्रानेट भी हो सकता है और इंटरनेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जब कोई मेल करे तो लिंक 1 से जाए और बाकी रेस्ट ऑफ ट्रैफिक लिंक 2 से जाए। आप ये भी कर सकते हैं कि जो मेल करे लिंक 1 से जाए, कोई ब्राउजिंग करे तो लिंक 2 से जाए और रेस्ट ऑफ ट्रैफिक लिंक 3 से होके जाए, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग। असम में आया? ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग मीन्स कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के ट्रैफिक को अलग अलग लिंक से ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा हमें करना भी पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क ऑप्टिमाइज होगा तो एप्लीकेशन फास्ट काम करेंगे, आपके यूजर्स को फास्ट इंटरनेट मिलेगा और फास्ट डेटा ट्रांसफर कर पाएगा। तो ऐसे नेटवर्क इंजीनियर हमारा यही कोर काम होता है ना, कि एप्लीकेशंस को, यूजर्स को एक बेटर पाथ प्रोवाइड कराना, एक नेटवर्क, एक बेस्ट नेटवर्क डिजाइन करना, ठीक है। तो आप राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ ट्रैफिक इंजीनियरिंग को भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? सिर्फ बेस्ट पाथ देख रहे हैं। मैं आगे के फ्यूचर बता रहा हूँ कि आगे फ्यूचर में किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अभी क्या होगा कि कोई भी तरह का ट्रैफिक हो, जैसे आपने स्टैटिक राउटिंग की तो आप हर तरह के ट्रैफिक को एक ही पाथ दे रहे हैं, हर तरह के ट्रैफिक को, राइट। और स्टैटिक राउटिंग में आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए आपको जैसे एक MPLS, एक शायद आपने नाम ना सुना हो, एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं MPLS। MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, राइट। तो आप राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग यूज कर सकते हैं। मतलब दो चीजों का मिक्सअप है, राउटिंग प्रोटोकॉल एंड MPLS का। जब आप दोनों को कंबाइन करके दोनों को यूज करेंगे तो आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करा सकते हैं, राइट। आप अलग अलग तरह के ट्रैफिक को अलग अलग डिफरेंट पाथ से भेज सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट में भी यही किया जाता है। अब जैसे आपने कभी सोचा होगा कि कभी कभी ISP पे लिखा रहता है यूट्यूब के लिए या गूगल के लिए स्पेसिफिक लिंक, उस ISP से यूट्यूब बहुत अच्छा चलता है, बाकी वेबसाइट नहीं खुलती, राइट। तो उस टाइम क्या हुआ कि उस ISP ने और गूगल के डेटा सेंटर ने टाइप कर रखा है, राइट। वो टाइप क्या है कि जब भी कोई गूगल की रिक्वेस्ट करे तो आप उसके लिए एक डेडिकेट लिंक से अलग कर दो, मतलब उसके लिए लिंक ही अलग कर दो। ऐसा मान के चलो कि यहाँ से गुड़गांव जाने के लिए आपने स्पेसिफिक हाईवे बना रखा है, उसमें सिर्फ वही गाड़ियां चलेगी जो गुड़गांव जाना चाहता है, बीच में कहीं ना उसका एंट्री है ना एग्जिट है, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ से गुड़गांव के बीच में कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, राइट। तो उसी तरह कुछ जो डेटा सेंटर, जो बड़े कंपनीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो ISP के साथ टाइप करते हैं और वो डेफिनेटली ISP को पे करेंगे उसके लिए। दोनों के बीच में जो भी टाइप हो, जो भी एग्रीमेंट हो, तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, गूगल के लिए एक स्पेसिफिक लिंक बनाएगा और उसमें सिर्फ यूट्यूब का ही ट्रैफिक जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ वेबसाइट के ट्रैफिक नहीं जाएंगे। बात समझ आया? ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप किस में कर सकते हैं? ट्रैफिक इंजीनियरिंग के थ्रू कर सकते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग।
वैसे एक तरीका और है, आप वैसे आप स्मार्टफोन में स्काइप है आपके, उसी में ज्वाइन कर लो, आपकी स्क्रीन उसी में दिख जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ एक्सटर्नल डिस्प्ले की तो है केवल, असल में इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा। आप स्मार्टफोन में वाईफाई से कनेक्ट कर लो, आपको स्क्रीन वहाँ दिख जाएगी, आवाज़ मेरी सुन ही रहे हैं आप। लैपटॉप लाए तो लैपटॉप में ज्वाइन कर लो, वाईफाई पासवर्ड मैं दे देता हूँ। क्या, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा अभी, अभी वो ट्रबल शूट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों अपना लैपटॉप टाइम वेस्ट करें। ऊपर से जो लाइन है वो डिस्कनेक्टेड है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो HDMI है ना वो कनेक्ट नहीं होता, उसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ केबल नहीं, उसका पोर्ट ही प्रॉब्लम है, तो इसलिए मेरा एक्सटर्न इसमें कनेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ से स्काइप करके उसमें स्काइप में एक्सेस देता हूँ। उसको कनेक्ट कर सकते हैं इससे, पर इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा ना। बस आपका माइक बंद कर ले, स्पीकर बंद कर ले, ठीक है, स्पीकर बिल्कुल बंद कर लो। अपना जो स्पीकर है ना वो बिल्कुल बंद कर लो, स्पीकर और माइक टर्न ऑफ कर लो, बिल्कुल बंद कर लो। लैपटॉप लाए तो लैपटॉप पे ले लो, उसमें अच्छा दिख जाएगा। दिख रही है स्क्रीन? नहीं चला। हेलो हेलो। लाइट वाला मिल रहा है 450, 750। अच्छा चलो आता हूँ, मैं आता हूँ लंच बाद आता हूँ, मैं लेता हूँ। चलो कोई ना, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, है ना? अब देखो, रिप के ना स्पीकर बंद कर लेना, ठीक है, अपना स्पीकर है ना टर्न बिल्कुल बिल्कुल लो कर लेना, और माइक भी ऑफ कर लेना। ठीक है, सो रिप इज अ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसके कुछ वर्जन्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 और रिप NG। ठीक है, तो वर्जन 1 एंड वर्जन 2 IPv4 राउटिंग के लिए है, और रिप NG IPv6 राउटिंग के लिए है। राइट, तो अभी अगर आपने नोटिस किया हो, पहले हमने IPv4 एड्रेसिंग पढ़ी, देन IPv4 एड्रेसिंग करने के बाद हमने IPv4 राउटिंग पढ़ी। राइट, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? IPv4 राउटिंग पढ़ रहे हैं। राइट, उसी तरह हम क्या करेंगे, IPv6 तो पढ़ेंगे हम, IPv6 जो एड्रेसिंग है वो तो हम पढ़ेंगे, बट IPv6 जो राउटिंग है वो आप CCNP लेवल में पढ़ेंगे। IPv6 जो राउटिंग होगी वो आप CCNP लेवल में पढ़ेंगे।
ठीक है। इसको चालू देखेंगे कि सब देखेंगे, इसी के साथ देखेंगे। हाँ उसी में वही कर रहा हूँ। इससे आगे ना ठीक है। तो वर्जन 1 और वर्जन 2 होंगे IPv4 राउटिंग, और रिप NG होगा IPv6 राउटिंग। ठीक है। और ये UDP पोर्ट नंबर 520 को यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। देखो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल, कोई भी प्रोटोकॉल हो तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल को यूज करेगा, IP प्रोटोकॉल नंबर को यूज करेगा। इधर वो TCP होगा, इधर वो UDP होगा, इधर वो ICMP होगा, या फिर वो जो भी ट्रैफिक हो लेयर 4 पे। तो रिप जो है लेयर 4 पे UDP यूज करता है, UDP को यूज करता है, UDP पोर्ट नंबर 520 को यूज करता है। अब इससे एक चीज तो क्लियर हुई कि रिप की जितने भी पैकेट टाइप होंगे उनके लिए किसी भी तरह का एक्नॉलेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, राइट। जैसे कि एक राउटर अपने नेबर राउटर को कोई अपडेट देता है तो नेबर राउटर को एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं है कि उसको अपडेट मिल गया, क्योंकि वो UDP पे काम करता है। ना ही किसी तरह की रिसेंडिंग होगी इसमें। जैसे मैं अपने नेबर राउटर को अपडेट देता हूँ और बीच में वो ड्रॉप हो जाता है तो रिसेंडिंग नहीं करेगा। बात समझ आया। तो जो UDP की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ UDP, तो वही प्रॉपर्टीज रिप की भी होंगी, राइट। तो लेयर 4 पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो UDP पोर्ट नंबर 520 को यूज करता है। अब राउटिंग प्रोटोकॉल को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अ राउटिंग क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल एंड क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो, मैंने बताया था क्लास फुल IP एंड क्लास लेस IP। क्या होते हैं क्लास फुल एंड क्लास लेस IP? हाँ, अगर आप किसी भी IP एड्रेस या नेटवर्क में डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स या स्लैश यूज करते हैं तो दैट कॉल क्लास फुल। अगर उसमें आप कस्टमाइज यूज करते हैं, चेंजेस करते हैं, वो कहलाएगा क्लास लेस। For example, if you're using class C IP address and you are using in /24, then it will be a class full. If you customize the subnet marks in class 24, sorry 25 and 26 and 27, that called class less. तो what the means of class full routing protocol? इसका मतलब ये है कि ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जो सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होगा कि जो सबनेटिंग को सपोर्ट करेंगे। पॉइंट समझ में आया? व्हाट द मीन्स ऑफ क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल इन क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल। तो हर राउटिंग प्रोटोकॉल या इधर वो क्लास फुल होगा, इधर वो क्लास लेस होगा। अब क्या आपको लगता है कि जो सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करेगा हमें उसको यूज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, राइट। अगर हम सबनेटिंग नहीं करेंगे तो हमारा IPv4 खत्म हो जाएगा। अगर सबनेटिंग नहीं होती, फॉर एग्जांपल सबनेटिंग इन्वेंटेड नहीं होती तो IPv4 2004, 3 और 4 में खत्म हो जाता। समझ में आया? आज से 20 साल पहले उसका खत्म हो जाता है। हम अभी भी IPv4 पे सरवाइव कर पाए हैं बिकॉज ऑफ सबनेटिंग एंड नेट। दो चीजों के कारण हम IPv4 पे सरवाइव कर पाए अभी तक, सबनेटिंग के कारण और नेट के कारण। सबनेटिंग से हमें क्या फायदा होता है? हम एक ही नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं और सारे सब नेटवर्क्स एज ए नेटवर्क की तरह काम करेंगे। ठीक है, इसलिए हम IPv4 पे भी सरवाइव कर पाए। यही रीजन है हम क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल को करंट नेटवर्क में यूज नहीं करते। तो ध्यान रखना, क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल करंट प्रोडक्शन नेटवर्क में कहीं भी यूटिलाइजेशन नहीं है, मतलब उनका 0% यूटिलाइजेशन है।
हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, राइट, दे आर जस्ट लाइक ए ग्रैंडफादर, राइट, भले वो कुछ काम के नहीं है लेकिन हम उसको याद करते हैं, भूलते नहीं है, क्योंकि ये भी कभी न कभी हुआ करते थे। उसी तरह रिप वर्जन 1 जो है वो क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, और रिप वर्जन 2 जो है वो क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, राइट। तो रिप वर्जन 1 को हम यूज नहीं करते प्रोडक्शन नेटवर्क में। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी राउटिंग प्रोटोकॉल हुआ करता था, एक टाइम पे इसका भी यूटिलाइजेशन था, लेकिन जब हमारे पास बेटर चीज है तो हम पुरानी चीज क्यों यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी आपको अभी स्टीम इंजन नहीं दिखाई दे रहे होंगे ट्रेन के, क्यों नहीं दिखाई दे रहे, हमारे पास बेटर इंजन है तो भाई क्यों यूज करें उसको। लेकिन आज भी हम उसको शोरूम में रखते हैं, म्यूजियम में, क्योंकि ये भी हुआ करते थे। वो भी सिर्फ टूरिस्ट के हिसाब से ना, आप बहुत ज्यादा डीप में घुस गए, इतना डीप में नहीं जाना, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसी तरह रिवर्जन 1 हम बिल्कुल यूज नहीं करते, राइट। उसी तरह एक सबसे पहला जो राउटिंग प्रोटोकॉल आई थिंक बता चुका हूं मैं, एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं जीजीपी। ये मान के चलो ये राउटिंग प्रोटोकॉल का फर्स्ट प्रोटोकॉल है, पहला, मतलब दुनिया में जो पहला राउटिंग प्रोटोकॉल इन्वेंट किया गया इंटरनेट के लिए वो था जीजीपी। तो जो 1996-5 में जब इंटरनेट लॉन्च किया गया तो जीजीपी रन होता था कोर में, गेटवे टू गेटवे प्रोटोकॉल। और जो करंट में जो बीजीपी है वो जीजीपी का ही अपडेट वर्जन है, जो जो करंट इंटरनेट में यूज होता है, मतलब इंटरनेट के कोर नेटवर्क में यूज होता है, कोर में बीजीपी। जीजीपी हम कहीं यूज नहीं करते, बट कॉन्सेप्ट जो बीजीपी का जो होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो जीजीपी का ही है। उसको एडवांस जो हमारे पुराने जो प्रॉब्लम थी उनको सॉर्ट आउट करके अपडेट कर दिया गया। अब बीजीपी के बाद क्या आएगा नेक्स्ट पता नहीं, बट हाँ आने वाले काफी साल तक ये दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं आपको पहले बताया राउटिंग प्रोटोकॉल में इतने जल्दी चेंजेस नहीं होते, राइट। ये सॉफ्टवेयर नहीं है कि 10 दिन में अपडेट आ रहा है, ठीक है, इनमें सालों लगते हैं इनमें चेंजेस आने के लिए। और कोई भी एक छोटा सा चेंजेस आएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि इंटरनेट में या किसी कंपनी में एक दो राउटर नहीं है, राइट, दे आर मिलियंस ऑफ राउटर्स एंड मिलियंस ऑफ राउटिंग टेबल, लाखों राउटर्स हैं, लाखों राउटिंग टेबल है उनके पास। तो किसी भी प्रोटोकॉल में जब कोई चेंजेस होगा, अगर आप सारे में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो एक बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है, समझ आया। तो इनमें राउटिंग प्रोटोकॉल में बहुत जल्दी चेंजेस नहीं होते हैं, इनमें काफी स्लो चेंजेस आते हैं, 10-10 5-5 साल में चेंजेस आते हैं। अब जैसे अगर आप ओएसपीएफ पढ़ना चाहें, जैसे ओएसपीएफ में जो लास्ट चेंजेस हुआ था 2003 में हुआ था, मतलब 20 साल से कोई चेंजेस नहीं हुआ। उसी तरह शायद बीजीपी का जो वर्जन 4 है आई थिंक 2003 या 4 में आया था, तो इसमें भी तकरीबन 18 साल से कोई चेंजेस नहीं हुआ, 16-17 साल से, ठीक है। तो इनमें बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आते, क्योंकि इसका मतलब आप समझ में क्यों इतने जल्दी चेंजेस नहीं आते। पर आपने एक चीज़ सुनी होगी, आईटी में तो बहुत ज़्यादा अपडेट आते हैं, तो भाई इनमें चेंजेस नहीं आते, इनको मैनेज करने की जो चीज़ें हैं उनमें चेंजेस आते हैं। ये कोर है, जैसे हम एक जो ये सब टीसीपी आईपी कॉन्सेप्ट है, एक बुक है टीसीपी आईपी, अगर आप 20 साल पुरानी भी बुक देखेंगे तो आज भी वही फंडामेंटल है उनके। जो जैसा ऑटोमेशन है, नई नई लॉन्च चीज़ें जो लॉन्च होती हैं, है ना, जैसे आप बोलते हैं ना आईटी में बहुत सारी चीज़ें अपडेट रहना पड़ता है आपको, वो क्या है, इन्हीं को मैनेज करने की आसान तरीके हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। ये उसी जैसे हैं जैसे आपने एक मैप, इंडिया का पूरा मैप खोल लिया जिसमें हर एक सड़क और चौराहे की इंफॉर्मेशन है, राइट। अब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक रास्ता, बेस्ट रास्ता कैलकुलेट कर रहे हैं, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसी तरह ये होते हैं। तो आई थिंक समझ में आया होगा क्लास फुल क्लास लेस। तो रिवर्जन क्या है, ये भी बहुत सबसे मतलब रिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप वर्जन 1 एंड 1 एंड 2 में फर्क क्या है। तो मेजर फर्क क्या है, आपको जो पहला पॉइंट क्या बोलना है, रिप वर्जन 1 इज अ क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल एंड वर्जन 2 इज अ क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर फिर वो पूछता है व्हाट इज द क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल, देन आप उसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं पूछता तो वो उसको पता है, क्योंकि वो आपका इंटरव्यू लेगा, आप उसका इंटरव्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ उतना बोलना जो वो पूछ रहा है। देखो होता क्या है कि कभी कभी इंटरव्यू में हम ज़्यादा बोलते हैं ना, तो जितना हम ज़्यादा बोलते हैं उसी में आपके आंसर से ही वो क्वेश्चन बनाता है। कुछ ट्रिक्स होती हैं इंटरव्यू, देखो कई लोग आपने देखा होगा जिसको कुछ ज़्यादा खास नॉलेज भी नहीं होती फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं वो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होने के बाद भी छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो क्या होता है, एक माइंडसेट होता है, तो आपको थोड़ा सा समझना होता है इंटरव्यू का माइंडसेट, ठीक है। तो जो आप आंसर देते हैं ना उसी में से ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा।
ये हमेशा ध्यान रखना जो आपका आंसर है। और वो एक पहले एक टॉपिक पकड़ता है, जैसे रिप पकड़ा उसने, तो रिप के अंदर ही क्वेश्चन पे पूछ लेगा, राइट। लिमिटेड इंटरव्यू होता है 15-20 मिनट के अंदर। तो अगर आप उसको एक ही टॉपिक में उलझा रहे हैं, जैसे आपने मान के चलो आपको कुछ भी नहीं आता, आपको बस रिप आता है, एक ही प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे से पता है, तो आप चाहे तो उसको रिप में ही उलझा दो, उसी में उसको मोटिवेट कर दो। समझ में आया? उसको 15-20 मिनट होगा, वो समझ जाएगा ठीक है उसको आता है, सिलेक्टेड है, भले आपको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। समझ में आया? तो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं इंटरव्यू के दिमाग को खेलना, जैसे वो भी आपके दिमाग के साथ खेलता है, तो आप भी खेल सकते हैं। तो एक ही टॉपिक में उसको थोड़ा सा उलझा दो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है उसी में हो जाए, लेकिन अगर किस्मत बुरी हुई तो हो सकता है पहला क्वेश्चन वही पूछे जो आपने सीखने में छोड़ रखा था। कई बार ऐसा होता है कि मैंने सब सारे 10 में से 10 टॉपिक पढ़ रखे हैं, बस एक टॉपिक छोड़ दिया, राइट, और जब इंटरव्यू देने गए तो सिर्फ उसी टॉपिक से उसने क्वेश्चन पूछे जो हमने छोड़ दिया था। कभी कभी ऐसी किस्मत भी होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम में भी होता है ना कि जो क्वेश्चन छोड़ के गए थे वही एग्जाम में आ गया, तब सोचते हैं काश मैंने कर लिया होता, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो एक तरह से जितने टॉपिक्स को आप कवर करेंगे तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो रिप्रेजेंट 1 और 2 में जो डिफरेंसेस हैं, पहला डिफरेंस क्या है, क्लास फुल है, वर्जन 2 क्लास लेस है। और होता क्या है कि ये ना अपने अपडेट भेजते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी पैकेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसको जनरेट कर रहा है, राउटर जनरेट कर रहा है या कोई एंडपॉइंट डिवाइस जनरेट कर रहा है या आपका स्मार्टफोन जनरेट कर रहा है, किस सॉफ्टवेयर ने किस तरह के प्रोटोकॉल का पैकेट जनरेट किया, उसमें हमेशा सोर्स में मैक और आईपी होगी, और डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन मैक होगा। अगर इन चारों में कोई भी इंफॉर्मेशन मिस होती है तो वो जो पैकेट होगा इंटरनेट नेटवर्किंग में ही ड्रॉप कर दिया जाएगा, आगे कभी भी फॉरवर्ड नहीं होगा। बात समझ आया? किसी भी तरह का पैकेट हो, चाहे व्हाट्सएप पे छोटा चैट क्यों ना कर रहे हो, कोई भी पैकेट, भले वो राउटर जनरेट करे, आपका विंडो जनरेट करे, या आपके विंडो के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है आपने वो जनरेट करे, राइट, उसमें हमेशा सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी होगी, राइट। अब हमने देखा कि जो डायनेमिक राउटिंग है वो अपडेट भेजते हैं, मैं नेबर को भेजूंगा, नेबर मुझे भेजेगा, मैं अपने नेबर को भेजूंगा, मेरा नेबर मुझे भेजेगा। अब जो अपडेट भेजेंगे उसमें सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी होना जरूरी है, राइट। एग्जाम्पल मान के चलो कि आपने 2 राउटर लिए, एग्जाम्पल आपने 2 राउटर लिए और आपने रिप को कॉन्फ़िगर कर दिया। इधर मान के चलो आपने 10.0 नेटवर्क ले लिया और इस इंटरफेस को आपने 10.1 आईपी एड्रेस दे दिया और इस इंटरफेस को आपने 10.2 आईपी एड्रेस दे दिया, राइट। अब ये अपडेट भेजेगा, कोई भी अपडेट भेजेगा तो सोर्स आईपी का ले लेगा वो, खुद के इंटरफेस आईपी, राइट। अब क्वेश्चन आता है डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, क्योंकि आपके आपके राउटर को थोड़ा पता है कि सामने क्या दे रखा है। भाई अभी आपने 10.3 मैंने लिख दिया, 10.2 मैं उसको अगर 10.10 दे दूं तो कुछ भी दे सकता हूं मैं तो सेम नेटवर्क में। तो इस राउटर को थोड़ा पता है कि भाई सामने वाले इंटरफेस में क्या आईपी है, राइट। तो उसको डेस्टिनेशन कुछ लिखना होगा, तो डेस्टिनेशन में या ब्रॉडकास्ट होगा या मल्टीकास्ट होगा या यूनिकास्ट होगा। यूनिकास्ट का मतलब क्या होगा, जब मैं सामने वाला इंटरफेस का आईपी ही भेज दूं डेस्टिनेशन आईपी में, अगर डेस्टिनेशन आईपी में 10.10 लिख दूं तो ये पैकेट क्या कहलाएगा, यूनिकास्ट। सिर्फ R1 से R2 के लिए ही है वो। अगर डेस्टिनेशन में मैं 255 सारी बिट 255 दे दूं तो वो पैकेट कहलाएगा ब्रॉडकास्ट, वो पैकेट सबको मिलेगा। भले सामने सिर्फ एक ही राउटर कनेक्टेड है तो वो राउटर उसी राउटर को ही मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई स्विच होता तो इस स्विच से आप एक पीसी कनेक्टेड होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता, तो अगर ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो अपडेट इस पीसी के पास भी जाएगा और राउटर के पास भी जाएगा। यूनिकास्ट होगा तो सिर्फ राउटर के पास जाएगा, इस पीसी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरह होता है एक मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट का मतलब ये होता है कि मैं सबको नहीं भेजना चाहता हूँ, उन सब में एक प्रॉपर्टी उन्हीं को भेजना चाहता हूँ। तो अगर आप
रिप में कोई पैकेट मल्टीकास्ट होगा तो वो उन्हीं को रिसीव होगा जिनमें रिप की प्रोसेस रन कर रही होगी। अब जैसे कि इसने मल्टीकास्ट किया पैकेट, अब इसने मान के चलो रिप की जो मल्टीकास्ट आईपी है वो है 224.0.9, ये रिप की रिजर्व मल्टीकास्ट आईपी है। मतलब ये जो आईपी एड्रेस होगा ये रिप को छोड़कर, रिप वर्जन 1.2 को छोड़कर कोई भी प्रोटोकॉल इसको यूज नहीं करेगा। और जब आप रिप को कॉन्फ़िगर कर देंगे राउटर में, तो इसका मतलब ये होगा कि राउटर के इंटरफेसेस इस मल्टीकास्ट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और कोई भी ट्रैफिक जो इस मल्टीकास्ट आईपी को यूज करके भेजेगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉप नहीं करेगा। मान के चलो यहाँ पे एक राउटर और कनेक्टेड है, इससे एक राउटर और कनेक्टेड है, बट आपने इसमें रिप नहीं चलाया, इसमें आपने ओएसपी अब कोई दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल आपने कॉन्फ़िगर किया और रिप इस मल्टीकास्ट आईपी पे अपने अपडेट को भेज रहा है, तो ये जो राउटर होगा उसको सिंपली ड्रॉप कर देगा क्योंकि इसमें रिप की प्रोसेस रन ही नहीं हो रही है। थोड़ा समझ में आया? ठीक है, तो अपडेट आपके या यूनिकास्ट होंगे या मल्टीकास्ट होंगे या ब्रॉडकास्ट होंगे, तो ये डिपेंड करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल पे। जैसे कि रिप वर्जन 2 मल्टीकास्ट करता है, रिप वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट करता है और बीजीपी यूनिकास्ट करता है अपने राउटिंग अपडेट को। तो ये उस राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो अपने राउटिंग अपडेट को यूनिकास्ट कर रहा है, मल्टीकास्ट कर रहा है या ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे बेस्ट कौन से अपडेट होंगे, सबसे सेफ कौन से अपडेट हो सकता है? यूनिकास्ट। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ उसी के लिए, उसको पता है कि किसको भेजना है। ब्रॉडकास्ट में ऐसा है कि मैं जैसे मान के चलो कि मुझे पता है कि यहाँ से सेक्टर ए कैसे जाना, मान के चलो कोई अपार्टमेंट है वहां तक जाने का रास्ता मुझे पता है, तो ब्रॉडकास्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ। यूनिकास्ट में किसी एक ही आदमी को ही बता रहा हूँ जिसको जरूरत है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट के साथ प्रॉब्लम क्या होगी, मान के चलो कि यहाँ पे राउटर आपस में कोई अपडेट दे रहे हैं, इसने कोई अपडेट दिया कि आई हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट 20.0 नेटवर्क, R2 को दिया, बीच में अगर कोई बैठा हो तो अपडेट भी तो देख सकता है। ठीक है, इसलिए हम इनको ऑथेंटिकेट करते हैं, अपडेट को भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। मतलब आप कि जो ऑथेंटिकेशन पर्सन होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब जो एक्चुअली रियल राउटर है वही उस अपडेट को रिसीव कर सके और बीच में कोई अपडेट ना कर रिसीव कर सके, इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मतलब सामने वाले को ऑथेंटिकेट करना। तो ये मेजर डिफरेंट है रिप वर्जन 1 और 2 के बीच में, ये आपको तीनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहला इंटरव्यू क्वेश्चन होगा रिप से, जिसमें वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप वर्जन 1 एंड वर्जन 2। समझ में आया? रिप वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट करता है, रिप वर्जन 2 मल्टीकास्ट करता है, और ये सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता, समराइजेशन सपोर्ट नहीं करता, ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट नहीं करता। वर्जन 2 सबनेटिंग सपोर्ट करता है, समराइजेशन सपोर्ट करता है, ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है। और देखो आप बिजनेस को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। पहला स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस, लार्ज बिजनेस। स्मॉल बिजनेस किसको बोलेंगे, जिसके पास 1000 से लेकर 100 से 1000 तक होस्ट होंगे। मैं एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, होस्ट की बात कर रहा हूँ। राइट, जैसे हो सकता है उसके पास 200 कंप्यूटर्स हो, है ना, 50 सीसीटीवी कैमरे हों, 100 आईपी फोन हों, राइट, 25 प्रिंटर हों, और हो सकता है 100 बायोमेट्रिक मशीन हो, मल्टी टाइप की डिवाइस हो सकती है। तो अगर किसी कोई भी कंपनी 100 से 1000 तक होस्ट यूज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल बिजनेस। 1000 से 10000 तक इसको बोलेंगे मीडियम बिजनेस, और 10000 से ऊपर होस्ट होंगे इसको बोलेंगे लार्ज बिजनेस। ठीक है, जैसे अप्रॉन है वो किस में आता है, स्मॉल बिजनेस। पेटीएम है वो किस में आ गया, मीडियम बिजनेस। राइट, अब जैसे कि आपका रेलवे है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये किस में आ जाएंगे, लार्ज बिजनेस। ठीक है, तो जो रिप है वो स्मॉल बिजनेस के लिए ही डिजाइन किया हुआ है।
रिप में काफ़ी ड्रॉबैक भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ पहले देख लें, फिर हम आते हैं ड्रॉबैक और एडवांटेजेस पे। ठीक है, अब इस पे देखो एक डायग्राम है, यहाँ मान के चलो कोई यूजर है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा यूजर है। अगर ये इसको पिंग करता है तो उसके बाद दो रास्ते हैं, राइट। अगर वो ऊपर वाले रास्ते से जाता है तो भी वो यहाँ तक बी तक पहुंच जाएगा, नीचे से जाता है तो वो बी तक पहुंच जाएगा। मल्टीपल रास्ते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के। अब ये डायनेमिक राउटिंग क्या होता है कि दोनों में से एक पाथ को एज अ बेस्ट उसको बनाना पड़ेगा। दोनों पाथ को एक साथ यूज नहीं कर सकता, दोनों में से एक किसी पाथ को बेस्ट बनाना, और जो भी पाथ बेस्ट बनाएगा राउटर की राउटिंग टेबल में वही पाथ मेंटेन होगा, ठीक है। अब वो बेस्ट कैसे बनाएगा, इसके लिए क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक। और रिप की जो मैट्रिक है वो है लीस्ट हॉप काउंट। पहले वर्ड जो मैट्रिक है इसका मतलब समझते हैं, व्हाट द मीन्स ऑफ मैट्रिक। मैट का मतलब होगा कि कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल अपना बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए किन फैक्टर को कंसीडर कर रहा है ना, कि वो किन चीजों को कंसीडर करके अपना बेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहा है। तो रिप बेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है हॉप के बिहाफ पे। जिस पाथ में सबसे कम हॉप या कम राउटर होंगे वो रिप के लिए बेस्ट बनेगा। बाकी उसको स्पीड डुप्लेक्स से कोई मतलब नहीं है। अब रिप देखेगा, अगर मैं ऊपर वाले पाथ से जाता हूं तो डेस्टिनेशन बी कितने हॉप दूर है, 1 2 3। ऊपर वाले पाथ से जो बी है वो 3 हॉप दूर है। नीचे वाले पाथ से अगर जाता हूं तो बी कितने हॉप दूर है, 2 हॉप दूर है। तो बेस्ट कौन सा बन गया उसका, नीचे वाला। समझाया उसको पाथ सिलेक्शन बहुत इजी है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मैट्रिक ऑफ रिप, क्वेश्चन होगा व्हाट इज द मैट्रिक ऑफ रिप। तो क्या है रिप की मैट्रिक, लीस्ट हॉप काउंट। मतलब जिस पाथ में सबसे कम हॉप होंगे रिप के लिए वो बेस्ट बनेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक, ठीक है। अब मान के चलो कि ऊपर वाले पाथ की स्पीड जो है वो 1 Gbps है, नीचे वाले पाथ की जो स्पीड है वो 10 Mbps है। तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट होना चाहिए, ऊपर वाला। ऊपर वाला 1 Gbps है,
लेकिन रिप को स्पीड बैंडविड्थ से कोई मतलब नहीं है। रिप के लिए अभी भी नीचे वाला पाथ ही बेस्ट रहेगा। तो मैं मतलब रिप को हॉप को छोड़कर किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे समझो आप पैदल हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है कि सड़क कितनी अच्छी है, आपको सिर्फ मतलब है जो किस रास्ते में सबसे कम किलोमीटर पड़ेगा, चाहे वो एक गली हो, चाहे वो 8 लेन की सड़क हो, या 10 लेन की सड़क हो, आपके लिए सिर्फ आपके लिए किलोमीटर मैटर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप गाड़ी से होते तो फिर आपके लिए सड़क की क्वालिटी भी मैटर करती। भले एक कोई पाथ लंबा हो, लेकिन अगर सड़क अच्छी हो तो आप उसको प्रेफर करेंगे, ना कि एक बुरे रास्ते को प्रेफर करेंगे। बात समझ में आया? तो सेम रिप के साथ है। रिप ऐसे समझो पैदल चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है सड़क मड़क से, आपकी लेंथ बैंडविड्थ कितनी है, स्पीड कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है किस रास्ते में सबसे कम हॉप है, किस रास्ते में सबसे कम हॉप, वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। समझ में आया? अब मान के चलो उसने ये वाला पाथ को एज अ बेस्ट बना लिया। इन फ्यूचर अगर R5 डाउन हो जाता है तो R1 को पता कैसे चलेगा कि R5 डाउन है? तो ये कुछ तो आपस में एक्सचेंज करके कुछ वेट तो करता होगा। डायनेमिक राउटिंग में क्या है, अगर R5 डाउन हो जाता है तो ऊपर वाले रास्ते से अपने आप पाथ चूज कर लेगा ऊपर वाला। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप चूज कर लेगा। ठीक है, इसके लिए क्या होते हैं, टाइमर होते हैं कुछ, राइट? टाइमर किसके, अपडेट देने का टाइमर और होल्ड करने का टाइमर। जैसे मैंने आपको कोई अपडेट दिया, आप भी ने मुझे कोई अपडेट दिया, हम अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने अपडेट देना बंद कर दिया तो क्वेश्चन आता है कि मुझे कितने टाइम तक आपके लिए वेट करना है आपके अपडेट का। अगर मुझे अपडेट आप देते ही नहीं है तो कितने टाइम बाद मुझे आपको डेड कंसीडर कर लेना है। अगर मैं आपको डेड कंसीडर करूंगा तो उससे लर्न किए हुए जितने भी राउट है मैं उसको हटा दूंगा, क्योंकि जब उस नेबर तक जाने का ही पाथ नहीं है तो उससे लर्न किए हुए जो राउट है उन तक रीचेबिलिटी कैसे रहेगी। देखो ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे R5 क्या बोल रहा है कि आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट 70.0 नेटवर्क। ये जो पीसी है बी कहाँ है, 70.0 नेटवर्क पे है। तो R5 बोलेगा कि मुझे 70.0 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। तो R1 कैसे मेंटेन कर लेगा अपने राउटिंग टेबल में कि कभी भी मुझे 70.0 नेटवर्क पे जाना हो तो मैं जाऊंगा बाया R5। ठीक है, अब R5 हो गया डाउन तो क्वेश्चन आता है कि मुझे इस राउटिंग इस जो मैंने बना रखा है राउट, इसको कब तक होल्ड करके रखना है, कितने टाइम बाद इसको हटा देना है। बात समझ में आया? तो इसके लिए होते हैं फिर टाइमर, जिसको बोलते हैं रिप टाइमर। तो रिप 4 तरह के टाइमर्स यूज करता है, अपडेट, होल्ड, इनवैलिड एंड फ्लश। ये डिफॉल्ट टाइमर है, मतलब कि हम इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के साथ साथ, बट पहले इनका काम क्या है वो हम थोड़ा समझते हैं। और ये टाइमर किसके हैं, अपडेट देने के। तो पहला जो टाइमर है वो है अपडेट टाइमर। इसका मतलब क्या होगा कि हर राउटर अपने नेबर राउटर को 30 सेकंड में राउटिंग अपडेट देगा। मतलब कि जो कुछ भी मेरी राउटिंग टेबल में है मैं अपने नेबर को भेज दूंगा, हर 30 सेकंड में भेजता रहूंगा, और नेबर के पास जो कुछ भी है उसकी राउटिंग टेबल में वो मुझे भेजता रहेगा। और यही हम करते रहेंगे इन्फिनिटी टाइम तक, इन एवरी 30 सेकेंड। ठीक है, अब मान के चलो कि 2 राउटर थे, उसी टोपोलॉजी में बात करूं। अब मान के चलो कि R5 डाउन हो गया तो क्वेश्चन आता है अब दो R5 अपडेट देना तो बंद कर देगा, R1 के पास कोई अपडेट नहीं आएगा R5 से। तो क्वेश्चन आता है कि मुझे कब तक वेट करना है R5 का। तो दूसरा टाइमर है जिसको बोलते हैं होल्ड टाइमर। होल्ड टाइमर का मतलब है कि वो 180 सेकंड तक होल्ड करके रखेगा उसके राउट को, फिर भी वो नहीं रिप्लाई करता है तो इमीडिएट मैं उसके राउट को इनवैलिड कर दूंगा। पर वो राउट को हटा नहीं रही है, मतलब समझे, राउट को उसने डिलीट नहीं किया, इनवैलिड कर दिया, मतलब यूज करना बंद कर दिया।
और फाइनली वो 240 सेकेंड और वेट करेगा। अगर फिर भी वो अपडेट नहीं देता है तो उससे लर्न किया हुआ सारा कुछ वो फ्लश कर देगा और कोई दूसरा पाथ को यूज करना चालू कर देगा। समझ में आया चारों टाइमर? ये सारे टाइमर एक साथ चलेंगे, अलग अलग टाइमर नहीं होंगे, एक साथ टाइमर होंगे। बस समझ में आया? 30 सेकेंड के बाद जैसे कि इनवैलिड हो गया, वो कितना टाइम वो वेट करेगा? 60 सेकेंड और वेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इनवैलिड के बाद 240 सेकेंड, इनवैलिड के बाद सिर्फ 60 सेकेंड। ठीक है? आई थिंक मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन भी दिया था मैंने आपको, है ना, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। आपने ट्राई किया था? कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया। होल टाइमर टाइम टू लिव इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, टाइम टू लिव का वो हॉप काउंट, वो हॉप काउंट होता है भाई, कितने दूर है, हॉप दूर है, वो बताता है। दिस इज द टाइमर ऑफ रिप, ये रिप के टाइमर है। ठीक है, चारों टाइमर समझ में आए? हाँ? कोई बात नहीं, अब कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, देखो मैं यहाँ पे एक राउटर और ऐड कर देता हूँ। अब बताओ दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, ऊपर वाला पाथ या नीचे वाला पाथ? क्यों ऊपर वाला? बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, ऊपर वाले पास से भी डेस्टिनेशन भी 3 हॉप दूर, नीचे वाले पास से भी डेस्टिनेशन भी 3 हॉप दूर। अब क्या हो गया कि मल्टीपल पाथ पे मैट्रिक्स सेम आ गई। ठीक है, सो ऐसे टाइम पे राउटिंग प्रोटोकॉल लोड बैलेंसिंग करते हैं और वो दोनों पाथ को यूज करते हैं। मतलब पहला पैकेट पहले पास से, दूसरा पैकेट दूसरे पास से, तीसरा पैकेट फिर पहले पास से, चौथा पैकेट दूसरे पास से, मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको बोलते हैं राउंड रोबिन मेथड। लोड बैलेंसिंग की कई मेथड है, जैसे लीस्ट कनेक्शन, राउंड रोबिन। तो रिप जो है वो राउंड रोबिन मेथड से लोड बैलेंसिंग करता है। और लोड बैलेंसिंग कब होगी? जब मल्टीपल पाथ पे मैट्रिक्स सेम आ जाए। इसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग। एक होती है मैनुअल लोड बैलेंसिंग, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप सीएसएनपी में देखेंगे। ये जो है ये है ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग। ऑटोमेटिक मतलब हमें कुछ भी नहीं करना, मैट्रिक्स सेम आएगी, अपने आप लोड बैलेंसिंग करने लगेंगे, कुछ भी आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वाला सेंटेंस दिख रहा है आपको, ये पढ़ो यहाँ पे। समझ में आया ये वर्ड? तो हॉप लिमिट है, रिप की जो हॉप लिमिट है वो सिर्फ 15 हॉप है। 15 हॉप मतलब ये है कि आप सिर्फ रिप को 15 राउटर तक ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
15 से ज़्यादा अगर राउटर हो जाएंगे तो रिप काम नहीं करेगा। तो ऐसी कंपनी जिसमें 15 राउटर हैं तो आप रिप यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा होंगे रिप यूज़ नहीं करना है। तो रिप सिर्फ किसके लिए होगा? फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटा सा जिसका नेटवर्क है। तो जिसके पास 1000 होस्ट है उनके लिए 8-10 राउटर सफिशिएंट होते हैं। 8-10 राउटर और तकरीबन 20 स्विचेस, है ना। 15-20 स्विच चाहिए, 2 फायरवॉल चाहिए, 8-10 राउटर चाहिए। इसमें आप 1000 कंप्यूटर तक का नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो अब इसमें हॉप लिमिट है, इससे आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ स्मॉल नेटवर्क के लिए है। अब बात करते हैं एडी की। मल्टीकास्ट समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की एडी होगी, एक डिफॉल्ट एडी होगी। इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से 255 के बीच में होती है। अब देखो एडी को समझने के लिए कुछ ऐसे समझो आप कि मान के चलो इसी नेटवर्क में आप रिप कॉन्फ़िगर कर दें और स्टैटिक को भी कॉन्फ़िगर कर दें, दोनों तरह की राउटिंग कर दें। अब R1 को 70.0 नेटवर्क के बारे में, 70.0 नेटवर्क जो है इसकी इंफॉर्मेशन रिप भी दे सकता है और स्टैटिक भी दे सकता है। अब एक डेस्टिनेशन के लिए राउटर 2 पाथ तो मेंटेन नहीं करेगा डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ से आप किसी मेट्रो स्टेशन पे उतरे, आपको घर जाना है, आपके सामने 4 ऑटो वाले दिखाई दे रहे हैं, राइट। आप सिर्फ एक ही ऑटो में बैठ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते एक पैर एक ऑटो में, दूसरा पैर दूसरे ऑटो में, राइट। ऐसा नहीं, क्योंकि एक जो पैकेट है उसको नहीं डिवाइड किया जा सकता, राइट। उसको डिवाइड ऐसे मान के चलो, पैकेट को डिवाइड कर दिया तो किसी ने कुरियर आपने भेजा तो कुरियर ऑफिस वाले उसको 2 कर दिए, एक अलग आदमी लेके जा रहा है, एक अलग। ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा मतलब क्या है, वो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरे पैकेट को 2 करके लेके आया, तो पैकेट को नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों में से राउटर को किसी को बेस्ट बनाना पड़ेगा। या वो स्टैटिक के राउट मेंटेन कर सकता है या वो रिप के राउट मेंटेन कर सकता है। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपको कहीं जाना है, आप मेट्रो स्टेशन पे उतरे, आपके पास 4 ऑटो वाले दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑटो वाला 10 रुपये लेता है, दूसरा वाला 20 रुपये लेता है, तीसरा 30 रुपये लेता है, चौथा 40 रुपये लेता है। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? 10 रुपये वाले को। तो जो 10 रुपये है ना, इसको समझो एडी, और जो ऑटो वाला है उसको समझो राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और आप राउटर्स। समझ में आया? मैं राउटर, जो पैसा है वो एडी वैल्यू, और ऑटो वाले राउटिंग प्रोटोकॉल। तो आपने 10 रुपये वाले को चूज किया क्योंकि चारों आपको घर ले जा सकते थे। अब मान के चलो कि जो 10 रुपये वाला है वो बोला आपको घर नहीं ले जाऊंगा, आपको घर के बाहर छोड़ूंगा, चौराहे पे छोड़ दूंगा, लेकिन घर के बाहर तक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बाकी जो 20-30 रुपये वाले, वो मैं आपको घर के बिल्कुल सामने, घर के गेट पे छोड़ के आऊंगा। तो फिर डेफिनेटली आप 10 वाले को चूज नहीं करेंगे, फिर आप 20 रुपये वाले को चूज करेंगे। बस नया। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि राउटर भी अब एक राउटर को चूज करने का मतलब एक कुछ पैरामीटर होते हैं। तो पहला है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। राउटर पहले उसको प्रेफर करेगा जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट पाथ देगा। अगर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल सेम पाथ दे रहे हैं तब वो चूज करेगा एडी को। जिस राउटिंग प्रोटोकॉल की एडी कम होगी वो उसको प्रेफर करेगा अपनी राउटिंग टेबल में। बट ये जो एडी वैल्यू है हमारे लिए छोड़ रखी है। अब जैसे मान के चलो स्टैटिक की एडी 1 है, रिप की एडी 120 है, और आप इस डायग्राम में दोनों को कॉन्फ़िगर कर दें एक साथ, तो हमेशा आपको स्टैटिक के राउट ही दिखाई देंगे सारे राउटर्स में। रिप के राउट कभी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि रिप की एडी कितनी? 120, स्टैटिक की है 1। अगर आप चाहते हैं कि राउटर रिप के राउट मेंटेन करें तो क्या करो? स्टैटिक की एडी 120 से ज्यादा कर दो। अगर मैं इसकी स्टैटिक की एडी 150 कर दूंगा
तो फिर रिप के राउट दिखाई देंगे राउटर की राउटिंग टेबल में। तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की डिफॉल्ट एडी होगी, पर ये डिफॉल्ट है, मतलब इस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। तो स्टैटिक की एडी होती है 1। अब इसको बदल, मैंने आपको ध्यान हो कि सिंटैक्स के आगे एडी छोड़ रखा था, तो किसी भी राउट्स के लिए अगर आप एडी बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी जगह एक वैल्यू लिख दो। नेक्स्ट हॉप के बाद अगर आप लिखेंगे 100, तो उस राउट के लिए वो 100 एडी यूज करेगा, या 150 तो वो 150 एडी यूज करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट होती है 1। उसी तरह रिप की डिफॉल्ट होती है 120, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं बताऊंगा जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो कि इसको चेंज कैसे करना है। ठीक है, ये समझ में आया एडी के मतलब क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिफॉल्ट एडी ऑफ रिप। तो कितनी है डिफॉल्ट एडी? 120। मल्टीकास्ट आईपी 224.0.9। तो अभी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और बाकी हैं, तो पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना इसका आज। ठीक है, इसमें बहुत सारे अभी कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं, तो वो हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका ओवरव्यू देखो, ओवरव्यू क्या है। तो अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट करने के लिए सबसे पहले जो कमांड है वो है रिप को एक्टिवेट करने की। तो रिप को एक्टिवेट करने के लिए जो कमांड है वो है राउटर रिप। फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हैं। अगर वर्जन कमांड आप नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वो वर्जन 1 लेगा। तो आप जो भी वर्जन यूज करें सारे राउटर में सेम होना चाहिए। 1 यूज करेंगे तो सारे राउटर में 1, 2 यूज करेंगे तो सारे राउटर में 2, क्योंकि राउटर वर्जन 1 और वर्जन 2 आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। तो यहाँ पे वर्जन कमांड से आप वर्जन 2 देना है तो यहाँ पे वर्जन 2 दे दो। फिर आपको नेटवर्क कमांड से जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है जिसमें आप रिप को रन करना चाहते हैं वो नेटवर्क्स आपको देना है। तो जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। देन आप चाहते हैं नेटवर्क समराइज ना हो तो आपको कमांड देनी है नो ऑटो समरी, तो इससे आप समराइजेशन को रोक सकते हैं। हाँ, एक्चुअली वर्जन 2 पे देना, आप नेटवर्क के बाद जो नेटवर्क देंगे ना वो उस इंटरफेस में जो स्लैश होगा उसके हिसाब लेगा। जैसे आपने इंटरफेस में /24 दे रखा है, 25 ले रखा है, तो यहाँ पे भी वो 25 लेगा। और नोट समरी कमांड इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप चाहते हैं क्लास लेस राउटिंग करना, समराइजेशन बंद करना, अगर समराइजेशन ऑन रहेगा तो आप क्लास फुल, मतलब क्लास लेस नेटवर्क को क्लास फुल बना देगा। देखो, मान के चलो आपने नेटवर्क दिया 10.10.10.0 इन /24, किस क्लास का है? ये डिफॉल्ट कितना होता है? 8 होता है। अगर आप ये कमांड नहीं देंगे, मान के चलो आप ये कमांड नहीं देते, तो राउटर क्या करेगा, इसको कर देगा 10.0.0.0/8, मतलब क्लास लेस से क्लास फुल बना देगा। जब ये कमांड देंगी नो टू समरी तो वो इसी में रहेगा, मतलब उसको समराइज नहीं करना। यही तो समराइजेशन होगा ना इसका। समराइजेशन का मतलब यही होता है ना कि एक तरह से क्लास लेस से क्लास फुल बना देना। समझ में आया थोड़ा सा? आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, सो मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ और उसमें आपको कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ ये। तो ऐसा डायग्राम उठा लेते हैं जिसमें इंटरफेस आईपी पहले से हो। तो इंटरफेस आईपी मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ,
बस जहाँ पे मैंने स्टैटिक को कॉन्फ़िगर करना दिखाया था उसी जगह मैं आपको रिप को कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ। अब जो रीचेबिलिटी है वो हम रिप के थ्रू बनाएंगे। एक मिनट, मैं ऐसा डायग्राम ले लेता हूँ जिसमें स्टैटिक में डिलीट करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही नेटवर्क लिया जो अभी तक हम लेके आए हैं। ठीक है, नेटवर्क वही है 10.0, 20, 30 एंड 40। ठीक है, जैसा आपने स्टैटिक में लिया था वही सेम नेटवर्क है। तो हम इसमें इंटरफेसेस आईपी पहले से है सारे राउटर्स में। मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूँ R1 में, राइट? आपको याद है नेटवर्क? तो अगर मैं यहाँ से शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूँ तो यहाँ से इंटरफेस आईपी दिखाई देगी आपको। सारे इंटरफेस में आईपी दे रखी है और अप है। मैं सिर्फ आपको जो रिप को कॉन्फ़िगर करना बता रहा हूँ। लूप बैक इंटरफेसेस हमने देख लिया ना क्या होते हैं लूप बैक इंटरफेसेस। तो आप इसमें लूप बैक इंटरफेस बना के लूप बैक राउटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इंटरफेस लूप बैक 1 बना देता हूँ और इसमें लूप बैक 1 बना देते हैं। अब आते हैं रिप कॉन्फ़िगर करने। तो सबसे पहले क्या कमांड देंगे? राउटर रिप, देन वर्जन 2। अब नेटवर्क कमांड से आप R1 पे कितने राइट कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं? 10.0, 20.0 और लूप बैक 1, राइट? तो वही जो नेटवर्क है वही आप नेटवर्क दे दो 10.0, 0, लूप बैक 1, देन नो ऑटो। इतना ईजी है, हो गया R1 कॉन्फ़िगर। ठीक है, सेम चलते हैं R2। पहले मैं लूप बैक बना लेता हूँ इसमें। ठीक है, लूप बैक बना लिया। पहले रिप को एक्टिवेट कर लेते हैं। राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क। अब इसमें कितने नेटवर्क हैं? 20 and loop back 2 to 2 then no auto submit। कॉन्फ़िगर सेम चलते हैं R3। बना देते हैं इंटरफेस लूप बैक 1। कॉन्फ़िगर सारे राउटर्स, इजी है कॉन्फ़िगरेशन। अब चलते हैं वेरिफिकेशन पे। तो R1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल। ये सिर्फ डायनेमिक राउटिंग में काम करेगी, स्टैटिक राउटिंग में नहीं काम करेगी। ठीक है, तो जब आप कमांड देंगे शो आईपी प्रोटोकॉल, बताएगा कि किस कैटेगरी का प्रोटोकॉल रन हो रहा है। जैसे अगर OSPF होता तो यहाँ पे क्या दिखा था? OSPF।
EIGRP होता तो यहाँ पे दिखाता है EIGRP, BGP होता है तो BGP दिखाता है। अभी कौन सा हमारा RIP, वो क्या बोल रहा है, सेंडिंग अपडेट इन 30 सेकेंड, राइट। इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड, होल्ड 180 सेकेंड प्लस 250 सेकेंड। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। वर्जन 1 होता तो यहाँ पे 1 लिखा होता, वर्जन 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ। इससे आप पता करेंगे वर्जन 1 यूज हो रहा है 2 यूज हो रहा है। ये बता रहा है 4 पाथ तक लोड बैलेंसिंग करेगा। ये जो नेटवर्क है जो हमने दे रखे हैं ये इसकी एडी है 120। देन दूसरी टेबल हम चेक करते हैं स्वाइपी राउट। इससे क्या पता चलेगा हमें, राउटिंग टेबल पता चलेगी। तो कोई भी एक राउट देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बता रहा है मुझे एक राउट की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या लिखा है आर। आर का मतलब क्या होगा कि ये जो राउट है कहाँ से लर्न किया उसने, रिप के थ्रू। जब आपने स्टैटिक किया था तो यहाँ पे क्या लिखा रहा था, एस। तो राउटर हमेशा मेंटेन करता है कि राउट उसको किसके थ्रू लर्न किए। वो क्या बोल रहा है, मुझे एक राउट की इंफॉर्मेशन है, कौन सी, 40.0। वो क्या बोल रहा है, मैं वहां तक जाने के लिए 120 AD यूज करूंगा और मुझसे वो 2 हॉप दूर है। ये जो है ये क्या है, उसकी मैट्रिक। क्या बोल रहा है कि 40.0 मुझसे 2 हॉप दूर है, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट हॉप क्या होगा 20.2 और मेरा लोकल एग्जिट इंटरफेस क्या होगा 10/1 अगर मैं इस नेटवर्क तक पहुंचना चाहता हूं तो। समझ में आया। डेफिनेटली जब पिंग करेंगे तो पिंग होगा। जैसे मैं 40.1 को पिंग कर लेता हूँ, इट शुड बी पिंग, राइट। तो पिंगिंग नाउ मतलब हमारी R1 से R3 तक रीचेबिलिटी है। उसी तरह हम लूप बैक को भी पिंग कर पाएंगे, ऑल्सो पिंग, मतलब हमारी रीचेबिलिटी है। लेकिन अब हमने जो रीचेबिलिटी बनाई है वो रिप के थ्रू बनाई है, डायनेमिक राउटिंग के थ्रू बनाई है, ठीक है। पहले हमने रीचेबिलिटी बनाई थी स्टैटिक राउटिंग के थ्रू बनाई थी। समझ में आया, ये हो जाएगी ये लैब आपसे, ठीक है। तो आप ये लैब करना और बाकी इसमें कुछ चीज़ें बाकी है रिमेनिंग, तो ये करने के बाद हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो बाकी आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं सेम टाइम। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। है कोई क्वेश्चन? नहीं है, ठीक है। बाकी हम कल स्टार्ट करते हैं।